हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इको मार्क स्कीम ऑफ लेवलिंग ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो देखिए हमारे इंडिया में जो प्रोडक्ट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इकोलॉजिकल फ्रेंडली है और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा जो स्टैंडर्ड तैयार किए गए हैं, जो क्राइटेरिया बनाए गए हैं, वो उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को एक मार्क दिया जाता है, एक सर्टिफिकेशन मार्क मिलता है और उसी को हम क्या कहते हैं, इको मार्क कहते हैं। ठीक, इको मार्क क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा एक सर्टिफाइड मार्क है जो ऐसे प्रोडक्ट्स को मिलता है जो इकोलॉजिकली फ्रेंडली होते हैं और जो क्राइटेरिया उसके लिए बनाए गए हैं उसको फॉलो करते हैं। ठीक, तो बेस क्या है इसका कि ऐसे प्रोडक्ट जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। ठीक, ऐसे प्रोडक्ट्स को एक मार्क दिया जाता है, एक सर्टिफिकेशन मार्क दिया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, इको मार्क कहते हैं। तो देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंस्टीट्यूटेड अ स्कीम फॉर लेवलिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स टू बी नोन एज इको मार्क। ये एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जिसमें ऐसे प्रोडक्ट जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं उनको लेबल किया जाता है एक स्पेशल मार्क से जिसको हम क्या कहते हैं, इको मार्क। ठीक, ये जो इको मार्क है ये एक सर्टिफिकेशन मार्क होता है और कौन इश्यू करता है इसको? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS फॉर द प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट कौन से के लिए? विच आर इकोलॉजिकली सेफ, जो इकोलॉजिकली सेफ होते हैं एंड एडहर्स टू द स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब बाय द BIS। और BIS के द्वारा जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वो उनको क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। ठीक, तो ऐसे प्रोडक्ट को मार्क मिलता है, सर्टिफिकेशन मार्क, इको मार्क। पहली बार कब इशू किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के द्वारा पहली बार इशू किया गया था। और क्या था वो? मटका, जो अर्थन पॉट होता है वो 1991 में इशू किया गया था। और पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये इको मार्क पहली बार क्या किया गया था, इशू किया गया था। ये जो इको मार्क था एक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट का गुड एग्जाम्पल था और पब्लिक अवेयरनेस के लिए किया गया था। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जिनको इको मार्क स्कीम के अंडर रखा जाता है, मतलब जिनको इको मार्क मिलता है। तो देखिए, आर्किटेक्चरल पेंट्स और पावर कोटिंग प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद बेवरेजेस, इन्फेंट फूड, जो बच्चों के, छोटे बच्चों का फूड होते हैं उनको, प्रोसेस्ड फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको भी इको मार्क मिलता है। क्वायर एंड क्वायर प्रोडक्ट्स, क्वायर और क्वायर से बना हुआ जो भी प्रोडक्ट होता है वो। कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट, ड्राई बैटरीज और ऑटोमेटिव लीड एसिड बैटरीज होती है उनको मिलता है। एडिबल ऑयल, टी एंड कॉफ़ी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फिनिश्ड लेदर, फायर एक्सटिंगाइजर, फूड एडिटिव्स, lubricant coating, पेपर, प्लास्टिक प्रोडक्ट, पैकिंग मटेरियल, पैकिंग पेपर, सोप एंड डिटर्जेंट, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट और वुड सब्स्टिट्यूट्स, इन सारी प्रोडक्ट्स को इको मार्क दिया जाता है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इको मार्क का। इको मार्क को बनाने का, ये स्कीम लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव ही क्या है? टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड इम्पोर्टर्स टू लेसन द नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट। जो एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स है, जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो भी इम्पोर्टर्स होते हैं, जो इम्पोर्ट करने का काम करते हैं प्रोडक्ट्स को, तो वो एनवायरमेंटल इफेक्ट जो है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरमेंट को, उसको कम कर सके। तो उनके लिए इको मार्क एक इंसेंटिव की तरह काम करता है। ठीक, सेम वैसा ही कि आप कोई बढ़िया काम करें, आप अच्छा काम करें तो आपको क्या मिलेगा, कोई इनाम मिलेगा। तो इनाम के तौर पे क्या मिलता है, इको मार्क मिलता है। और इस इको मार्क का फायदा भी है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। To recognize and reward firms who take positive steps to decrease the negative environmental effect on their goods। ऐसे फर्म्स को रिकॉग्नाइज करना, ढूंढना जो क्या करते हैं, जो नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है हमारे एनवायरनमेंट पे उसको ख़त्म करने के लिए पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हैं, ऐसे फर्म्स को ढूंढना और क्या करना, उनको रिवॉर्ड करना। ये भी किसका एम है, इको मार्क का। उसके बाद एनकरेज कस्टमर्स टू बी मोर एनवायरमेंटल कॉन्शियस इन देयर डेली लाइफ एंड टू कंसीडर एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस बिफोर मेकिंग अ वॉइस चॉइस। तो इको मार्क का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि जो कस्टमर्स हैं उनको भी एनकरेज करना एनवायरमेंटल कॉन्शियस होने के लिए, मतलब एनवायरमेंटल कंसर्न होने के लिए। और कुछ भी खरीदने से पहले एक बार क्या करना, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन को अपने दिमाग में रख लेना कि हमें क्या लेना चाहिए, इको फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो ये क्या है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इको मार्क के।
इसके अलावा टू एनकरेज सिटीजन्स टू यूज़ इकोलॉजिकली फ्रेंडली आइटम्स, वही बात हुई कि इकोलॉजिकली फ्रेंडली आइटम्स हम खरीदें, सिटीजन्स खरीदें, इसके लिए भी एनकरेज करना। उसके बाद टू इंक्रीज एनवायरमेंटल क्वालिटी एंड सपोर्ट रिसोर्स मैनेजमेंट दैट इज सस्टेनेबल, तो एनवायरमेंटल क्वालिटी को बढ़ाना और रिसोर्स मैनेजमेंट को क्या करना, सपोर्ट करना जो कि सस्टेनेबल हो। ठीक, तो ये सारे कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इको मार्क के। अब क्राइटेरिया क्या है इको मार्क का, कि इको मार्क किसी भी प्रोडक्ट को नहीं मिल जाता, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी इको मार्क उस प्रोडक्ट को मिल सकता है। तो देखिए, मैन्युफैक्चरर शुड एंश्योर दैट द प्रोडक्ट qualities the following criteria as per Indian standards before applying to BIS for eco mark certification। तो इको मार्क सर्टिफिकेशन के जाने से पहले जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको कुछ क्राइटेरिया है, वो पता होनी चाहिए कि जो उसका प्रोडक्ट है ये सारे क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, तभी उसको इको मार्क मिल सकता है। पहला, प्रोडक्ट इज मेड अप ऑफ रिसाइक्लेबल, रिसाइकल्ड और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। वो जो भी प्रोडक्ट है जिसके लिए इको मार्क लेना चाहता है मैन्युफैक्चरर, वो या तो रिसाइक्लेबल हो, ठीक है, या फिर रिसाइकल्ड मटेरियल से बना हो, या फिर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना हो, तब उसको इको मार्क मिल सकता है। दूसरा, product creates a significant contribution toward the preservation of non-renewable sources। जो भी प्रोडक्ट है उस मैन्युफैक्चरर का, तो वो प्रोडक्ट क्या करता है, नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज है उनको प्रिजर्वेशन में किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करता हो, तब उसको मिल सकता है इको मार्क। उसके बाद द प्रोडक्ट्स यूज मस्ट कंट्रीब्यूट टू अ डिक्रीज इन द एनवायरमेंट इम्पैक्ट, और उस प्रोडक्ट को यूज़ करने पर एनवायरमेंट जो इम्पैक्ट है वो डिक्रीज हो। तो ये तीनों क्राइटेरिया हैं, कुछ फॉलो होता है अगर इसमें से, तब उस प्रोडक्ट को क्या मिल सकता है, इको मार्क सर्टिफिकेशन मिल सकता है। नेक्स्ट डिस्कस करें कि इको मार्क एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कि कोई मैन्युफैक्चरर अगर अपने प्रोडक्ट के लिए इको मार्क सर्टिफिकेशन चाहता है तो उसको कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले फाइलिंग एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा कि मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए इको मार्क सर्टिफिकेशन चाहिए। उसके बाद फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, जो भी प्रिस्क्राइब फ़ी है वो देना पड़ेगा। इंस्पेक्शन होगा प्रीमाइस का, जो जहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरर जो भी प्रीमाइस है, मतलब परिसर है जिस एरिया में मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाएगा। फिर जो प्रोडक्ट सैंपल है उनकी टेस्टिंग की जाएगी, और जब कुछ सब कुछ सही होगा, क्राइटेरिया के अंडर होगा, तो ग्रांट कर दिया जाएगा लाइसेंस। तो वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, फाइलिंग एप्लीकेशन। तो द मैन्युफैक्चरर शुड फाइल एन एप्लीकेशन, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा विद द BIS फॉर यूजिंग द इको मार्क ऑन दियर प्रोडक्ट। और ये अभी ऑनलाइन नहीं काम होता है, ये तो रीजनल जो भी BIS ऑफिस है वहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा, ये काम करवाना पड़ेगा जो भी एप्लीकेंट है। तो ठीक है, नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ फी। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको प्रिस्क्राइब फॉर्म के साथ जो भी प्रिस्क्राइब फ़ी है, जो भी पैसा है वो उसको देना पड़ेगा। और BIS जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, वो फ़ी लेती है एप्लीकेशन के लिए, एनुअल लाइसेंस फ़ी लेती है, टेस्टिंग सैंपल की जो टेस्टिंग होती है उसके लिए भी फ़ी लेती है, और अगर एप्लीकेशन का रिन्यूअल कराना होता है उसके लिए भी फ़ी लेती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइस। तो जो BIS है वो इंस्पेक्ट करेगी और वेरीफाई करेगी जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ पे जाके एक बार जब उसको एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगा, तो जो रिस्पेक्टिव BIS अथॉरिटीज़ होती हैं, तो क्या, तो जो रिस्पेक्टिव जो भी BIS अथॉरिटीज़ होती हैं वो जब इंस्पेक्ट करने जाती हैं वो वहाँ पे, तो अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं उनको वो सर्वे करती है, उनके बारे में देखती हैं, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ प्रेजेंट हैं उस मैन्युफैक्चरर एरिया में, उस इंडस्ट्री में, तो उसको भी वो क्या करती हैं, इंस्पेक्ट करती हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद टेस्टिंग होती है प्रोडक्ट सैंपल की। तो जो BIS है वो प्रोडक्ट सैंपल कलेक्ट करता है, BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो जाएंगे जो भी वहाँ के एक्सपर्ट जाते हैं वो, और अरेंज फॉर दियर टेस्टिंग ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ऑफ द प्रीमाइस। जो जब जाते हैं वो उस एरिया में सर्वे के लिए, उसी दौरान क्या करते हैं, कुछ सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। द सैंपल्स कलेक्टेड, जो भी सैंपल्स कलेक्ट होते हैं वो उनको एक लेबोरेटरी में भेजा जाता है। ठीक है, और जो BIS है वो कोई एक ड्राफ्ट या फिर कोई एप्लीकेशन या नोटिफिकेशन उस एप्लीकेंट को भेजेगा, अगर उसको और भी कुछ चीज़ें की ज़रूरत होती है तो। ठीक है, उसके बाद ग्रांट ऑफ लाइसेंस।
तो अगर जब सब कुछ सही होगा, जो भी प्रोडक्ट है वो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, इको मार्क सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा। और जो एप्लीकेंट है वो अपने प्रोडक्ट पर इको मार्क लोगो को यूज़ कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो इको मार्क लाइसेंस है वो 1 साल तक क्या रहेगा, में 1 साल तक वैलिड रहेगा। उसके बाद उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा जो भी एप्लीकेंट है उसको। इसके अलावा अगर BIS को ये कहीं से पता चलता है कि उसने मिस इन्फॉर्मेशन दिया है, मिसलीड किया है, गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से अब उस प्रोडक्ट में कुछ कमी आई है, तो BIS क्या कर सकता है, उस लाइसेंस को विड्रॉ भी कर सकता है। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा BIS मतलब कैसे मिलता है हमारा इको मार्क सर्टिफिकेशन। ठीक है। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं सर्टिफिकेशन करवाने के लिए, तो प्रोडक्ट का डिटेल होना चाहिए पूरा, फिर NABL एक्रीडेशन, मतलब वो लैब जो है ना वो इससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए NABL के द्वारा। डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द लैब, लैब से जो भी डिटेल और इन्फॉर्मेशन मिली है सैंपल के टेस्टिंग के बाद, वो पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट के बारे में जितनी जानकारी है वो सैंपल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर इंडस्ट्री या कंपनी है तो। इसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स होने चाहिए इसी के केस में अगर इंडस्ट्री या फिर कंपनी है तो। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर होते हैं। अब लास्टली डिस्कस करते हैं हम कि इको मार्क का फ़ायदा क्या क्या है, बेनिफिट क्या क्या है। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लियंस, कॉम्प्लियंस में क्या होता है कि BSI हैज़ मेड स्पेसिफिक कॉम्प्लियंस स्टैंडर्ड फॉर इम्प्रूविंग एंड मेंटेनिंग प्रोडक्ट वैल्यूज एंड ऑथेंटिसिटी टुवर्ड द एनवायरनमेंट, मेकिंग द प्रोडक्ट सेफ्टी टू बाई। तो देखिए BSI ने कुछ सॉरी जो भी हमारी ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड, तो उसने कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं। अगर कोई प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो उसी को सर्टिफिकेट मिलता है, इको मार्क सर्टिफिकेशन मिलता है। और जो भी क्राइटेरिया बनाए गए हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाए गए हैं, तो इसका मतलब कि वो जो प्रोडक्ट है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, उसने जो भी रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको फॉलो करता है, तो मतलब वो एनवायरमेंटल रेगुलेशन के साथ कंप्लाई कर रहा है। और इसका मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेफ़ है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक। दूसरा होता है प्रोमोट एफिशिएंसी। तो जो भी मैन्युफैक्चरर है उसको सर्टिफिकेट मिल गया तो इसका मतलब कि वो जो भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टैंडर्ड्स है उनको फुलफिल करता है। ठीक है। तो जब भी हम प्रोडक्ट खरीदेंगे तो इसका मतलब जो भी वो उसके लिए स्टैंडर्ड बनाए गए थे उसमें सब कुछ है, इसीलिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और एफिशिएंसी बढ़ाता है उस प्रोडक्ट की हर लेवल पे। नेक्स्ट है इंक्रीज कंज्यूमर एफिशिएंसी। जब प्रोडक्ट बढ़िया होगा, इको फ्रेंडली होगा, तो कंज्यूमर एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है। इसके बाद है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे होता है कि जिस प्रोडक्ट के पास, जिस कंपनी के पास इको मार्क रहेगा तो क्या होगा, लोगों के बीच में ज़्यादा पॉपुलर होगी, लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो अलग अलग कंपनीज के बीच में क्या होगा, एक कंपटीशन आएगा, तो जिस कंपनी के पास होगा तो उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। उसके बाद है इन्हेंस्ड ब्रांड रेपुटेशन। जब पॉपुलैरिटी ज़्यादा रहेगी तो ब्रांड रेपुटेशन भी अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये कुछ बेनिफिट्स हैं इको मार्क के। तो ये हमारा इको मार्क वाला वीडियो जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। हम नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।